अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में हम चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 8 डिस्कस कर चुके हैं। बाकी हमारे 2 चैप्टर्स रहते हैं, चैप्टर 6 और 7। तो अभी हम चैप्टर 6 को पढ़ना चाह रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का टाइटल है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज ये मेरा 6 चैप्टर का पहला लेक्चर है। इसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इक्विलिब्रियम पे लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, उस पे हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमें रिएक्शन का टाइप समझना पड़ेगा जिसमें इक्विलिब्रियम बनता है। सो केमिकल इक्विलिब्रियम के बुनियाद पे हमारे पास 2 किस्म के रिएक्शंस होते हैं, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, एक लम्हे में, एक झलक में, एक टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। यानी जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। जैसे अगर हम कैंडल को बर्न करें तो कैंडल हमारे पास रिएक्टेंट है, वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगी। अगर हम वुड को बर्न करें तो वुड हमारे पास रिएक्टेंट है, एयर भी रिएक्टेंट है, एयर में वो कम्प्लीटली जल जाएगा। यानी ये वुड का बर्निंग, वुड की कंबशन, कैंडल का जलना, मिसाइल, बारूद, बम्बार्डमेंट, ये सारे रिएक्शंस जो हैं जस्ट हम इनको स्टार्ट करेंगे और ये रिएक्शंस कंप्लीशन की तरफ चले जाएंगे। सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो पार्शली कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। मे बी 10% कंप्लीट हो जाए, 90% रिएक्टेंट्स अनयूज रह जाए, मे बी 30% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, मे बी हमें 90% प्रोडक्ट मिले, 10% रिएक्टेंट्स हमारे पास रह जाएं, अनयूज़ हो जाएं, जिनको किसी एनर्जी की ज़रूरत हो, किसी हीट की ज़रूरत हो, किसी फोर्स की ज़रूरत हो। तो ऐसे रिएक्शंस जो हमें कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं देते हैं, कुछ हद तक प्रोडक्ट मिलती है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे कोवेलेंट रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मोस्ट कॉमन एग्जांपल एस्टरीफिकेशन, इंटर में आपने बार बार पढ़ा होगा। जब हम एसिटिक एसिड एक बीकर में लेंगे और इथाइल अल्कोहल दूसरे बीकर में लेंगे, जैसे हम इन दोनों को मिलाएंगे तो स्टार्टिंग में ऐसे महसूस होगा कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा साल्ट बनेगा, कुछ ईस्टर बनेगी वाटर में और कुछ रह जाएगा, यानी कंप्लीट प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगी। तो ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल। तो किसी भी रिएक्शन को हम एक इक्वेशन में ज़ाहिर करते हैं और इक्वेशन के बीच में एरो देते हैं। एरो का मतलब है प्रोड्यूस, यानी इस चीज़ से ये फलां चीज़ प्रोड्यूस हो गई। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाते हैं वो वन डायरेक्शनल हैं, उसको हम इस एरो से ज़ाहिर करते हैं। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ वे होते हैं, बोथ डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए उसको हम हाफ फॉरवर्ड एरो और हाफ बैकवर्ड एरो। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या मसला है? क्योंकि आप देखें आपके पास किसी भी रिएक्शन में बैकवर्ड साइड रिएक्टेंट्स होते हैं, फॉरवर्ड साइड प्रोडक्ट होती हैं। तो जब आपको फॉरवर्ड चीज़ें कंप्लीट नहीं मिली, कुछ चीज़ें बैकवर्ड वाली रही हुई हैं, इसीलिए हम एरो को ऐसे भी बनाएंगे, ऐसे भी बनाएंगे। यानी कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड चीज़ें मिल चुकी हैं, कुछ हमारे पास रिवर्स वाली चीज़ें अभी मौजूद हैं, जिनको हमें आगे रिएक्शन को कंप्लीट कराना है। तो ये इरिवर्सिबल में हमारे पास सारे के सारे रिएक्टेंट्स सिर्फ प्रोडक्ट बना देंगे, कोई भी रिएक्टेंट का 1 ग्राम भी नहीं बचेगा। रिवर्सिबल में बीकर में देखेंगे आपके पास प्रोडक्ट भी होंगे और जो रिएक्टेंट्स बच गए हैं वो भी होंगे। मिसाल के तौर पे आप डायग्राम पे आ जाएं। हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने ब्लू कलर के पार्टिकल्स ए रखे हैं, दूसरे कंटेनर में रेड कलर के पार्टिकल जिनका नाम बी है। जैसे हमने ए को बी के साथ मिलाया तो देखें क्या इसमें आपको ए का वजूद नज़र आता है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें आपको बी के पार्टिकल्स नज़र आते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी ए और बी ने जितने भी 6 पार्टिकल्स थे उन्होंने आपस में कम्प्लीटली केमिकल चेंज के थ्रू एक न्यू सब्सटेंस बना दिया जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है। तो यानी ये सारे के सारे रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गए, इसलिए हम ये एरो बनाएंगे। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्शन के बाद आप बीकर में ना ए देख रहे हैं ना बी देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? इरिवर्सिबल। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ब्लैक कलर के पार्टिकल्स जिनका नाम एक्स है और रेड कलर के पार्टिकल जिनका नाम वाई है, जैसे हमने इनको मिलाया तो आप देखें बीकर में आपको एक तो ये मादा मिला जिसका नाम है प्रोडक्ट,
और अभी भी देखें ये रेड वाले पार्टिकल जैसे हमने शुरू में लिए वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। ब्लैक कलर के पार्टिकल कुछ, सारे नहीं, कुछ पार्टिकल्स अनयूज्ड हैं। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कुछ चीज़ें हमें आगे प्रोडक्ट के फॉर्म में मिली, कुछ चीज़ें हमें रिवर्सिबल रिएक्टेंट्स वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें प्रोडक्ट भी आप देख रहे हैं, रिएक्शन भी देख रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट मैंने आपको जो समझाई कि इरिवर्सिबल में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी, रिवर्सिबल में आपको रिएक्टेंट्स भी मिलेंगे, प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। इधर इन इरिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी ये वाला पोर्शन हम अभी 6 चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में। इनमें इक्विलिब्रियम बनता है, इनमें इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी, इनमें इक्विलिब्रियम स्टेट बनेगी। अब हम समझेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। जो केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन बनता है वो क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे चैप्टर का टाइटल भी केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेट है, एक टाइम है, एक लम्हा है, एक पोजीशन है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड। यानी रिएक्शन जितने रेशो से, जितने हद से आगे जा रहा था, प्रोडक्ट्स बना रहा था, वो रेशो वापस रिएक्टेंट्स में आना, वो रेशो दोनों बराबर हो जाएंगे। या जिस स्टेट पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दोनों साथ रहेंगे, यानी आपने जैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मिलाया तो इनिशियली आपको ऐसे महसूस होगा कि प्रोडक्ट बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ आप देखेंगे कि सारी प्रोडक्ट नहीं बनी, कुछ रिएक्टेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे ही प्रोडक्ट के साथ रिएक्टेंट भी आपको नज़र आना शुरू हो जाए तो उस टाइम को, उस पोजीशन को, उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट है रिएक्शन की जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल रह जाएँ। जैसे चैप्टर 8 में आपने एक डायग्राम समझा था रेट ऑफ रिएक्शन का, कि ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जो बढ़ती जा रही हैं और ये रिएक्टेंट्स हैं जो कम होते जा रहे हैं। ये टाइम गुजरता जा रहा है, एक ऐसा टाइम, ये 0 से लेकर सपोज़ करें ये आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड के बाद आप लाइनें देखें, ना तो प्रोडक्ट मज़ीद बढ़ रही है, ना रिएक्टेंट मज़ीद गिर रहे हैं, ना रिएक्टेंट मज़ीद कम हो रहे हैं, ना प्रोडक्ट बढ़ रही है। तो ये जो टाइम है ये इक्विलिब्रियम टाइम है जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी मोल्स जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दोनों कांस्टेंट रह जाएँ, इक्वल रह जाएँ। तो इक्विलिब्रियम पे कौन कौन सी पॉइंट्स आती हैं आपने याद रखनी है। एक तो इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड पे। इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साथ रहना शुरू करें। इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स फोर्सेस दोनों आपस में बराबर हो जाएं, ना तो फॉरवर्ड वाली फोर्स ज़्यादा हो के आगे और सारे प्रोडक्ट बनते जाएं, ना ही रिवर्स वाली फोर्स ज़्यादा हो के आगे जो है वो रिएक्टेंट्स बनते जाएं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी, इक्विलिब्रियम का कभी भी ये मकसद नहीं होता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। ये रिएक्शन हमारे हाथ में है, हम इस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहें तो ज़्यादा सारी प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, चाहें तो जो थोड़ी सी प्रोडक्ट बनी है इनसे वापस रिएक्टेंट हासिल कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। जो पार्टिकल्स होते हैं रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स के, दोनों मूवेबल होते हैं, दोनों मूव करते रहते हैं, उनकी मूवमेंट स्टॉप नहीं होती। इसीलिए जैसे ही इक्विलिब्रियम बनेगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका दूसरा नाम हम क्या देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक माना मूवेबल मोशन। तो मोशन में पार्टिकल्स होंगे, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे भी हम ले सकते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ रहे हैं ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम पे हमारे पास एक लॉ है। इस चैप्टर का यूँ समझें कि 70% कॉन्सेप्ट सिर्फ इस लॉ पे मुश्तमिल है, बाकी 2 टॉपिक हैं इसके अलावा। इसी लॉ में ली चैटलियर प्रिंसिपल भी आता है। तो अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम लॉ, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ दिया था 2 स्कैंडिनेवियन साइंटिस्ट ने, गुलबर्ग एंड वाग ने 1864 में। इस लॉ में क्या बताया गया है, क्या स्टडी की गई इन दोनों से, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं जिनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, उधर कंसंट्रेशन का क्या असर है। इस लॉ को हम डिफाइन करेंगे, रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। लेट सपोज हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं X, उनके हैं 8 मोल, उनसे हमें प्रोडक्ट मिली सिर्फ
2 मोल। ठीक है, माना कितनी 25% हमें प्रोडक्ट मिली। एक और रिएक्शन है जिसमें हमने रिएक्टेंट्स लिए A, उनके भी हमने 8 मोल लिए, उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो मिलती है 6 मोल, माना 75%। अब ये मेरा सवाल है, जब हमने इन रिएक्टेंट्स को मिलाया तो 25% प्रोडक्ट बनी, जब हमने इन रिएक्टेंट्स को मिलाया तो 75% प्रोडक्ट मिली, ये क्यों? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये हमारे पास लॉ है रेट यानी रेशो, 25% रेशो है, 75% रेशो है। रेट्स एट विच सबस्टेंसेस रिएक्ट, जिस पे इन सबस्टेंस ने रिएक्ट किया या इन ने रिएक्ट किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो सीधा रिलेशनशिप रखता है किसके साथ? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ। एक्टिव मास की माना क्या है? कंसंट्रेशन। एक्टिव मास माना मोल्स पर डीएम क्यूब, जिसको हम इस ब्रैकेट में जाहिर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इससे जाहिर ये हुआ कि इसका रेशो कम है, माना इधर x का एक्टिव मास कम था, इसका रेशो ज़्यादा है, माना A का एक्टिव मास ज़्यादा था। तो ये जो रेशोज़ हैं, ये जो रेट्स हैं, जिस पे x, y, z कोई भी सबस्टेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ये इनके जो रेशो ज़्यादा हैं या कम मिलते हैं, क्यों? ये किस पे डिपेंड करते हैं? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जितना एक्टिव मास ज़्यादा होगा उतनी आपको रेशो ज़्यादा मिलेगी, एक्टिव मास कम होगा उतनी रेशो आपको कम मिलेगी। सपोज करें 1 मोल x से आपको 2 मोल मिले, अगर हम एक्टिव मास बढ़ा दें, कंसंट्रेशन बढ़ा दें, 2 मोल्स रखें तो हमें कितने मिलेंगे? 4 मोल। 4 मोल रखें तो हमें कितने मिलेंगे? 8 मोल। तो यानी जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे या इनका एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी। अब अगर हम ये इक्विलिब्रियम ख़त्म करना चाहें, हम 100% प्रोडक्ट हासिल करना चाहें, तो इस डेफिनेशन का दूसरा ऐसा है, रेट ऑफ होल द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। कंप्लीट रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट हमें एक्टिव मास की कितनी मिली। ठीक है, तो एक्टिव मास की माना होगी कंसंट्रेशन, जिसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। एक्टिव मास को हम, एक्टिव मास 2 लफ्ज़ों को हम इस स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है एक्टिव मास ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या है? रिएक्टेंट्स, इन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन है, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। ब्रैकेट के अंदर नाइट्रोजन है, एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन। ब्रैकेट के अंदर जो भी सबस्टेंस होगा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एक्टिव मास, और उस एक्टिव मास का यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब, जो हम ब्रैकेट के ऊपर पावर के तौर पे रखेंगे। अब अगर आपको कोई बोले कि 2 ग्राम हाइड्रोजन का एक्टिव मास क्या होगा, तो आप इस तरह लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, माना कितने मोल है? 1 मोल है। अगर कोई आपको बोले 4 ग्राम हाइड्रोजन का एक्टिव मास क्या होगा, तो लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन कितने? 4 ग्राम है, 4 ग्राम माना कितने मोल? 2 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ एक्टिव मास। इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं। सपोज करें आपके पास रिएक्टेंट है A और B, प्रोडक्ट है C और D। किसी भी रिएक्टेंट के सिंबल या फार्मूले से पहले क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल। ये भी नंबर ऑफ मोल, ये भी नंबर ऑफ मोल, ये भी नंबर ऑफ मोल। इस इक्वेशन को हम कैसे पढ़ेंगे? m मोल ऑफ A रिएक्ट विथ n मोल ऑफ B टू प्रोड्यूस x मोल ऑफ C टू एंड y मोल ऑफ D। लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम फॉलो करें तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि अगर हम फॉरवर्ड चीज़ें हासिल करना चाहेंगे तो रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास ज़्यादा होना चाहिए, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट B। कितने एक्टिव मास हैं? m मोल और n मोल। या हम प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ A m मोल, एक्टिव मास ऑफ B n मोल लिख सकते हैं। और बैकवर्ड अगर रिएक्शन हम हासिल करना चाहें तो फिर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट हम देखेंगे। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट C एंड एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट D, जो भी हमारे पास होंगे वो हम लिखेंगे। ये भी कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। तो अगर हम इनको समराइज करें तो K1 इज इक्वल टू K2 या K1 अपॉन K2 इज इक्वल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो K1 और K2 की जगह पे हमने एक नया कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है Kc, K फॉर कांस्टेंट, C फॉर कंसंट्रेशन। तो किसी भी रिएक्शन की जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगी
कौन सी रिएक्शन की? रिवर्सिबुलेशन की। वो हमेशा बराबर होगी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो इस डेरिवेशन से हमें कैसी की एक्सप्रेशन मिली। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कैसी एक्सप्रेशन, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि कैसी एक्सप्रेशन माना है कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन। वो किसके बराबर होगी? ये स्क्वायर ब्रैकेट अभी मैंने आपको समझाया, क्या पढ़ा आपने इसको? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये कैसी की जो वैल्यू हमें मिलेगी, जो रेशो मिलेगी, ये किस चीज़ को जाहिर करेगी? इट शो द रेशो ऑफ कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कांस्टेंट रिएक्टेंट्स एट रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को इंडस्ट्री में यूज़ करने से, अप्लाई करने से, प्रैक्टिकल करने से बेहतर होगा पहले हम पेपर वर्क पे करके देखें कि फला रिएक्शन की कैसी हमें क्या मिलती है। अगर कैसी ज़्यादा मिलेगी तो रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा, कैसी कम मिलेगी तो रिएक्शन ज़्यादा बैकवर्ड जाएगा। सो ये होगी कैसी एक्सप्रेशन। अगर हम ऐसा रिएक्शन लें जो लिक्विड और सॉलिड में नहीं है, जो होमोजीनियस है, यानी सारे उसमें रिएक्टेंट्स भी गैसेस हैं, प्रोडक्ट्स भी गैसेस हैं, तो फिर उधर हम क्या यूज़ करेंगे? कैपी। व्हाट इज कैपी एक्सप्रेशन? इफ द रिवर्सिबल रिएक्शन बिलोंग्स टू ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन गैसियस मीडियम, यानी सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स गैसेस हैं, होमोजीनियस रिएक्शन है, तो फिर इट डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर। फिर वो रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा कि माना कांस्टेंट, सी माना कंसंट्रेशन। गैसेस की रिएक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? पार्शियल प्रेशर पे। सो it depends on partial pressure instead of concentration, therefore हम Kp इस्तेमाल करते हैं instead of Kc। तो Kp की एक्सप्रेशन क्या होगी? partial pressure of products upon partial pressure of reactants, उनके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो कैसी एक्सप्रेशन और Kp एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या है? दोनों कांस्टेंट कंसंट्रेशन हैं इक्विलिब्रियम पे रिवर्सिबल रिएक्शन में, कैसी हेटेरोजीनियस रिएक्शन के लिए और Kp होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन के लिए। इसी लॉ में एक और टर्म आता है रिलेशनशिप ऑफ Kc एंड Kp। बेटा जब हम Kc और Kp को कोरिलेट करें, आपस में रिलेशन बयान करें, तो Kc की जो माना मैंने आपको समझाई कांस्टेंट कंसंट्रेशन, Kp माना कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर, फिर उसको छोड़ दें। फिर कंपैरिजन में Kc माना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स या वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, और Kp होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। Kc और Kp के रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए हमारे पास तीन केसेस हैं। नंबर 1, या तो Kc ग्रेटर होगा Kp से, या Kc कम होगा Kp से, या Kc बराबर होगा Kp से। Kc Kp से ग्रेटर है माना वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ये इक्वेशन है, आपसे पूछा जाएगा बताइए इस इक्वेशन में Kc और Kp का क्या रिलेशनशिप है, या इस रिएक्शन में Kc ग्रेटर है या Kp ग्रेटर है या दोनों बराबर है। तो आप देखें Kc माना रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम 2 + 1 कितना हुआ? 3, और Kp माना सिर्फ 2। तो आप देखें रिएक्टेंट साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड पे कम है, तो इस इक्वेशन के लिए Kc ग्रेटर होगा Kp से। दूसरी इक्वेशन में देखते हैं हम, Kc लेस देन Kp माना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम होना चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से। तो अभी देखें रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स हैं आपके पास? 2, और प्रोडक्ट्स के कितने मोल हैं? 2 + 1 3। तो अब देखें Kc कम है, Kp ज़्यादा है। Here the number of moles of reactants are less than number of mole of product। और अगर Kc और Kp दोनों बराबर हों तो यानी दोनों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे अभी देखें 1:1 2 मोल और ये 2 मोल, इधर Kc और Kp दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो आपने लॉ में पढ़ी, अभी आपने पढ़ा पहले तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, फिर आपने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम की बुनियाद पर रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे पहचानें। उसके अलावा आपने पढ़ी लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने पढ़ा Kc की एक्सप्रेशन कैसे दी जाती है, Kp की एक्सप्रेशन कैसे दी जाती है, और Kc और Kp में रिलेशनशिप क्या है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, प्रॉब्लम्स पे। अगर Kc के क्वेश्चंस मिल जाएं तो हम कैसे सॉल्व करें, उनके लिए बड़ा आसान मेथड ये है। अभी आप कोचिंग में बोर्ड के पेपर तो नहीं देंगे कि आपने डिटेल 2-2 4-4 पेजेस भरने, इक्वेशंस लिखनी है, फेयर वर्क करना है, फिंगर्स पे आपने आंसर देना है, माइंड में अपने आंसर देना है। उसके लिए एक चीज़ जहन में रख लें कि Kc की जब भी कैलकुलेशन की जाएगी तो हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम पर क्वेश्चन में पूरी थ्योरी आपको मिलेगी कि इक्विलिब्रियम पे इतने इतने मोल हैं, इक्विलिब्रियम से पहले इतने इतने मोल थे। तो इक्विलिब्रियम पे जितनी भी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो ऊपर रखें, जितनी भी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो नीचे रखें, और इनको सॉल्व करें तो आपको जो रेशो मिलेगा वो Kc का। और जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इफ़ एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B,
और वो कितने के बराबर है 2 मोल पर DM क्यूब। यानी एक रिएक्शन है जिस पे A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी हुई 2-2 मोल, जबकि C की कंसंट्रेशन कितनी है 4 मोल। फाइंड आउट द Kc, और ये इक्वेशन भी आपको गिवन है। तो अभी आपको A क्या है रिएक्टेंट्स को हम नीचे रखते हैं, C क्या है प्रोडक्ट को हम ऊपर रखते हैं। तो C को हमने ऊपर रखा, A B को नीचे रखा। अगर C के फ्रंट में 2 होता तो हम 2 मोल लिखते, A के फ्रंट में 4 होता तो हम A का पावर 4 लिखते, B के फ्रंट में 3 होता तो B का पावर 3 लिखते हैं। कुछ भी नहीं तो 1 मोल। अब C की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे आपको मिली 4, A की मिली 2, B की भी मिली 2, तो 4 को डिवाइड करें 2 2 4 से, आपको Kc की वैल्यू क्या मिली 1। ये होगी सॉल्यूशन। सो रेशियो ऑफ द Kc इज 1 फॉर दिस रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़ बुक वाला एग्जांपल देता हूँ, जो बुक में बड़ा लेंदी लिखा हुआ है और आपको टीचर्स ने, हमने खुद ने कोचिंग में बड़ा लेंदी पढ़ाया, लेकिन अभी शॉर्टकट में ये आपको रिएक्शन मिलता है। इट इज़ एस्ट्रिफिकेशन, यानी जब भी एसिड और अल्कोहल मिलेंगे तो ईस्टर बनेगी। ईस्टर के फॉर्मेशन वाले रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन पढ़ा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, इफ़ 0.1 मोल ऑफ एसिड इज़ यूज्ड, अगर रिएक्शन से पहले हमने इस एसिड के 0.1 मोल यूज़ किए एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम बना तो 0.0667 मोल DM क्यूब प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट्स के इतने सारे मोल बने। बताइए Kc की वैल्यू क्या है? तो Kc की वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे रखेंगे। इस तरीके से हम Kc मालूम करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है, देखते हैं क्या Kc की एक्सप्रेशन सही बनी हुई है। प्रोडक्ट्स वाटर एंड ईस्टर, बिल्कुल प्रोडक्ट्स वाटर एंड ईस्टर है जो हमने ऊपर रखे हैं। रिएक्टेंट्स एसिड एंड अल्कोहल, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स हैं 1 मोल, और रिएक्टेंट्स के भी 1 मोल है। 1 हम शो करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माना ये एक्सप्रेशन सही लिखी हुई है। लेकिन हमें ट्रू सेलेक्ट करना है, तो ये तो ट्रू लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन सही है। अब देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो प्रोडक्ट कितनी है 0.0667 प्रोडक्ट। ये एक प्रोडक्ट 0.0667 कंटेनर एक है, तो दूसरी प्रोडक्ट भी इतनी होगी। जब ये बन गए तो रिएक्टेंट्स कितने हैं, वो तो वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन कॉमन सेंस, जब 10 रुपीज़ आपके पास हैं और आपकी प्रोडक्ट आ गई 7 रुपीज़ की, तो बाकी आपके पास रिएक्टेंट्स, बाकी आपके पास पैसे कितने होंगे 3 रुपये बचेंगे ना। इसी तरीके से जब शुरू में हमने 0.1 मोल लिया, उससे प्रोडक्ट 0.0667 बनी, तो इसी से प्रोडक्ट बनी है। तो इसी से 0.0667 प्रोडक्ट बन गई, बाकी रिएक्टेंट्स कितने होंगे 0.0333 होंगे। माना ये भी सही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। और अगर हम इनको सॉल्व करना चाहें तो हमें आंसर मिलेगा 4.0, क्योंकि 0.333 की टेबल, अगर ये देखें ये डबल है, ये डबल है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या मिलेगा 4.0। तो विच वन इज करेक्ट? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इस MCQ में मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिया आपको कि यानी इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे, पहले ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर वैल्यूज़ लिखेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमें Kc की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से 2 प्रॉब्लम्स और भी इस बुक में हैं, इन्हीं तरीके पर बिल्कुल ऐसा ही है, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो अभी हमने इस लेक्चर में पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका लॉ, उसके लॉ के मुताबिक Kc की एक्सप्रेशन, Kp की एक्सप्रेशन, रिलेशनशिप Kc Kp में, और कैलकुलेशन ऑफ Kc। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी लॉ को कंटिन्यू करेंगे। इसमें और भी बहुत सारे पोर्शंस हैं, और इसके बाद बाकी सिर्फ 2 टॉपिक। जब ये पूरा लॉ ख़त्म हो जाएगा तो 2 टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी 2 लेक्चर्स में मैं ये चैप्टर इंशाल्लाह पूरा करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 में लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ मास एक्शन, Kc Kp रिलेशनशिप, Kc एक्सप्रेशन, Kp एक्सप्रेशन और Kc की कैलकुलेशन स्टडी की थी। आज ये 6 चैप्टर का सेकंड लास्ट और सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से हम Kc कैलकुलेट करते हैं, और जो हम Kc कैलकुलेट करते हैं
उस कैसी की वैल्यू को यूज़ करके हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं और उसकी 3 एप्लीकेशंस, 3 फ़ायदे लेते हैं। 3 फ़ायदे हमारे पास मौजूद हैं। इस लॉ का फ़ायदा ये है कि हम कैसी कैलकुलेट करते हैं और कैसी के हेल्प से हम ये कर सकते हैं टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। कि रिवर्सिबल रिएक्शन को हम प्रैक्टिकल करने से पहले पेपर वर्क पे, बोर्ड पे, कॉपी पे, रफ वर्क पे, थियोरेटिकली पहले हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरफ जाएगा। अगर डायरेक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा एक्सटेंट में जाता है तो फॉरवर्ड प्रोडक्ट से हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर डायरेक्शन बैकवर्ड में ज़्यादा हद तक आता है तो नुकसान होगा, रिएक्टेंट्स अनयूज़ पड़े हुए होंगे। तो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना, और डायरेक्शन से हम प्रेडिक्ट करते हैं एक्सटेंट यानी अमाउंट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के किस चीज़ का अमाउंट हमें ज़्यादा मिलेगा, किस चीज़ का अमाउंट हमें कम मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें हम पेपर वर्क पे सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास कैसी की वैल्यू होगी इस लॉ की हेल्प से। उसमें हमारे पास 3 केसेस हैं। नंबर 1, इफ़ इनिशियल कंसंट्रेशन इज़ ग्रेटर देन कैसी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी या इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कैलकुलेट करनी है। एक कैसी आपको गिवन होगी जो एक्चुअल कैसी होगी, और एक कैसी जो आप लोग कैलकुलेट करेंगे उसका नाम है इनिशियल कंसंट्रेशन, या उसको इनिशियल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हम पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, इस इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एक्चुअल कैसी से, तो डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड। ये लेफ़्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स होंगे, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स होंगे। डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड। कैसे हमें मालूम हुआ कि डायरेक्शन बैकवर्ड जा रहा है? क्योंकि हमने कैसी की वैल्यू कैलकुलेट की। सपोज करें रियल कैसी हमारे पास थी 4 और जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो मिली 1.5। तो ये ने इनिशियल 1.5 और ये है 1.2। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो कैलकुलेट हमने की वो ज़्यादा है। जब वो हमें ज़्यादा मिलेगी तो ये ने हमारा ये प्रेडिक्शन होगा, ये आइडिया होगा कि इस रिएक्शन का डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड आएगा। लेफ्ट वर्ड कौन सी चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स। तो ये जब रिएक्शन हम कराएंगे, फलां रिएक्शन जिसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की, उसमें रिएक्टेंट्स हमारे पास ज़्यादा होंगे, स्टेबल होंगे, अनस्टेबल नहीं होंगे, प्रोडक्ट्स हमारे पास कम होंगे और अनस्टेबल होंगे। तो देखें डायरेक्शन भी हमें मिल गया, एक्सटेंट अमाउंट भी हमें मिल गया कि रिएक्टेंट्स का अमाउंट ज़्यादा होगा। इसके मैं आपको एमसीक्यूज भी लेता हूँ नीचे। दूसरा केस ये है, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन लेस होगी, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन 1.5 है और कैसी की वैल्यू है 3.7। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर लेस मिलेगी हमें तो डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा। तो जब ये डायरेक्शन मिलेगा तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स हमारे पास स्टेबल होंगे, प्रोडक्ट्स हमारे पास ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स थोड़े होंगे और वो अनस्टेबल होंगे। और जब दोनों कंसंट्रेशन इक्वल मिलेगी तो रिएक्शन कांस्टेंट ठहर जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में दे रहा हूँ। इफ़ ये टेबल फॉलो करके आप इनके आंसर दे सकते हैं। ये थ्योरी बुक में 2-4 पेजेस की लिखी है, मैंने आपको शॉर्ट टेबल दे दी। ये अगर आपको जहन में आ गए तो पूरे 2-3 पेजेस आपके क्लियर हैं। जैसे अभी मैं आपको एमसीक्यू देता हूँ, ये एमसीक्यू मैंने दिया ही इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि बुक में 4-5 पेज लिखे हैं, सर ने हमें 5 मिनट में पढ़ा दिया। तो मेरे बेटा ये 5 मिनट आपके बड़े काम के, इन 5 मिनट की हेल्प से आप ये सारे एमसीक्यू हल कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एमसीक्यू आपसे पूछ रहा हूँ, फॉर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, जब अमोनिया बनाई जाएगी, मोर अमोनिया इज फॉर्म, हमें अमोनिया ज़्यादा मिलेगी कब, जब एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज होगा। क्या ये बात सही है? आपने लॉ ऑफ मास सेशन पढ़ा, जब रिएक्टेंट का एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना, ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा, ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा तो अमोनिया ज़्यादा मिलेगी। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, व्हेन कैसी इज़ लार्ज, लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया जब कैसी की वैल्यू हमें लार्ज मिलेगी तब भी रिएक्शन आगे जाएगा और प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलेगी। सी ऑप्शन है, व्हेन डायरेक्शन गोज टू फॉरवर्ड,
अभी आपने पढ़ा जब डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट आपके पास मोर होगी, प्रोडक्ट स्टेबल होगी। देखें ये टेबल फॉलो हमने की और हमें आंसर मिल गया। तो हमारे पास सारे ऑप्शन सही है। सारे ऑप्शन मैंने क्यों लिखा? ताकि आपके 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जब भी किसी भी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिल रही है तो वो ज़्यादा क्यों मिली? मैंने रिएक्टेंट का एक्टिव मास ज़्यादा था, यानी कैसी की वैल्यू हमें लार्ज मिली, यानी डायरेक्शन हमें फॉरवर्ड मिला। जब डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट ही हमें ज़्यादा मिलेगी। दूसरे MCQs पे SO2 एज स्टेबल एंड दिस रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन है। इसमें ये जो चीज़ है SO2 ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन गोज टू फॉरवर्ड। अभी आपने टेबल में पढ़ा अगर डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट स्टेबल होगी। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ SO2 प्रोडक्ट है, वो स्टेबल मिलेगी जब डायरेक्शन फॉरवर्ड साइड जाएगा। व्हेन SO इज अनस्टेबल, लाजमी जब डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट स्टेबल होगी और रिएक्टेंट अनस्टेबल होंगे, जब भी तो वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। बी ऑप्शन भी सही है। व्हेन एक्टिव मास ऑफ SO इज लार्ज, ये भी आपको मैंने अभी भी समझाया लास्ट टाइम भी, जब एक्टिव मास रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो आपको सही ऑप्शन क्या मिला? डी। आखिरी क्वेश्चन, एक्सटेंट ऑफ C इज लार्ज बिकॉज, ये जो रिएक्शन है इसमें C आपके पास प्रोडक्ट है, उसका एक्सटेंट लार्ज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन फेवर्स टू राइट हैंड साइड। डायरेक्शन जब राइट हैंड साइड फेवर करेगा तो वाकई प्रोडक्ट लार्ज मिलेगी। बिकॉज C इज स्टेबल, डायरेक्शन जब राइट साइड फॉरवर्ड करेगा तो C प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल बनेगी। बिकॉज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इनिशियल कंसंट्रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस। आपने पढ़ा जब इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट जब ज़्यादा होगी तो बैकवर्ड, जब इनिशियल लेस होगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये ऑप्शन भी सही है, डी। बिकॉज कैसी इज कैलकुलेटेड एज 2.5 वाइल कैसी इज 4। जो आपने कैसी कैलकुलेट की वो कम है एक्चुअल कैसी से। जब कैलकुलेटेड कैसी कम होगी एक्चुअल कैसी से, ये कम है एक्चुअल कैसी से, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड। तो अभी आपके पास सारे ऑप्शन सही है। तो बेटा ये 3 MCQs आपने सॉल्व की जो इस टेबल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये टेबल जहन में होगी तो आपका यूँ समझो कि ये 3-4 पेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये तो थी 2 एप्लीकेशंस लॉ ऑफ मास एक्शन की, कि डायरेक्शन कैसे ढूंढा जाए, एक्सटेंट कैसे ढूंढा जाए। एक और भी एप्लीकेशन है इस लॉ की। इस लॉ की मदद से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ रिएक्टेंट्स हमें सारी प्रोडक्ट्स बनानी है, हम सारे रिएक्टेंट्स को यूज़ करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास तीसरा जो प्रेडिक्शन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इक्विलिब्रियम को हम मूव कर सकें, हम सारी की सारी प्रोडक्ट हासिल करना चाहें। तो ये फैक्टर्स किसने पढ़े थे? ये फैक्टर पढ़े थे ली चैटलियर ने, और उन्होंने एक फैक्ट दे दी जिसको हम पढ़ते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल में बताया गया है इफ़ अ कंस्ट्रायंट, अगर कोई कंस्ट्रायंट अप्लाई किया जाता है, कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई किया जाता है सिस्टम पे, अगर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई किया जाता है सिस्टम पे, कौन से सिस्टम पे? जो इक्विलिब्रियम में मौजूद है, यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम स्टेबल हो चुका है, उस पर जब हम कंस्ट्रेंट चेंज करेंगे, कंस्ट्रेंट लगाएंगे, सिस्टम मूव करेगा अपना इक्विलिब्रियम, सिस्टम का इक्विलिब्रियम इधर उधर हो जाएगा। आपके हाथ में, आप सारी प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं या वापस रिएक्टेंट हासिल करना चाहते हैं। तो जब आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे किसी भी सिस्टम पे जो इक्विलिब्रियम पे मौजूद है, तो सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम मूव करेगा ताकि कंस्ट्रेंट का इफेक्ट अंडू हो जाए। कंस्ट्रेंट की माना क्या है? माना चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ प्रेशर, या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यानी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन पे जब आप कंसंट्रेशन का इफेक्ट पैदा करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, ये इक्विलिब्रियम डायनामिक हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अगर टेम्परेचर भी कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो फिर भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अगर प्रेशर को भी हम ज़्यादा कम करेंगे तब भी इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम इस डायनामिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो इनके कौन से इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पहले दूसरे टॉपिक्स में। थोड़ा सा अपने माइंड को रिकॉल करते जाएं, ये सारी चीज़ें आपके लिए न्यू नहीं है। जैसे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा। फॉरवर्ड रिएक्शन जब हमें हासिल करना होता है तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और अगर इफ़ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड। और अगर प्रोडक्ट्स का एक्टिव मास इंक्रीज होगा, एक्टिव मास बना कंसंट्रेशन, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड। तो यानी आपने क्या पढ़ा अभी बुक में 8-10 लाइनें लिखी हुई है,
कि भाई कंसंट्रेशन का केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ कौन सा इफेक्ट है। अगर रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। तो यानी कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फॉर 2NOO2 2NO2, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये एरो है, ये प्रोडक्ट है। अब इफ़ NO इज़ इंक्रीज, अगर हम एक्टिव मास ऑफ NO का बढ़ाएं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ NO की बढ़ाएं, तो रिएक्शन गोज टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल सही है, रिएक्शन फॉरवर्ड तरफ जाएगा। तो जब NO की कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड साइड जाएगा, मतलब मोर NO2 बनेगी, बिल्कुल फॉरवर्ड साइड NO2 है वो ज़्यादा बनेगी, यानी रिएक्टेंट्स विल बी अनस्टेबल, जो चीज़ ज़्यादा बनेगी वो स्टेबल, जो चीज़ कम होगी वो अनस्टेबल। सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो अभी आपने कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ा लीचेटियर प्रिंसिपल में। जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। दूसरा इफेक्ट टेम्परेचर का। अब रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सो भी हो सकते हैं, एंडो भी हो सकते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। मोस्ट कॉमन एग्जांपल देता हूँ, लाइम स्टोन, चूना जो होता है, अगर पानी में आप चूना डाल दें लाइम स्टोन, तो बहुत सारी हीट बाहर निकलेगी, पूरा बीकर गर्म हो जाएगा, ऐसा होता है ना, यानी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आप गर्म पानी में चूना डालेंगे तो हीट बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि आपको पता है कि लाइम स्टोन पानी को जब मिलाया जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पानी को आपने गर्म कर दिया, यानी टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, रुक जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। एक्सोथर्मिक के लिए हमें टेम्परेचर कम देना पड़ता है, जब टेम्परेचर कम देंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा दे देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड रह जाएगा। तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड। और एंडोथर्मिक में, ये तो कुकिंग एग्जांपल आपके पास है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अच्छे तरीके से चीज़ कुक हो जाएगी, सही माना में चीज़ कुक हो जाएगी। टेम्परेचर कम करेंगे तो आधी कच्ची आधी पक्की होगी, रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो एंडो में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने रिएक्शन लिखा है N2H2 2NH3 प्लस हीट एनर्जी बन रही है, माना एक्सो है। इसमें अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन गोज टू डैश डायरेक्शन, बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एक्सो है। मोर अमाउंट ऑफ, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स मिलेंगे हमें, प्रोडक्ट्स हमें बहुत कम मिलेंगे। तो एक्सो में टेम्परेचर को कम रखा जाता है प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल करने के लिए। फिर आखिर में है प्रेशर का इफेक्ट। बॉयल्स लॉ को आप याद कर लें, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अमाउंट प्रेशर से उल्टा रिलेशनशिप रखता है, ख़ासतौर पे गैसेस के लिए। प्रेशर हम डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम कम मिलेगा। यानी जो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये रिएक्शन है, इसमें अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन गोज टू डैश डायरेक्शन। अंदाज़ा लगाते हैं, रिएक्टेंट साइड पे वॉल्यूम्स हैं 4, प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम्स हैं 2। भाई ये वॉल्यूम इंक्रीज़ है और ये वॉल्यूम डिक्रीज़ है, 4 है ना, ये वॉल्यूम 2 वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ है तो प्रेशर क्या है, डिक्रीज़। इस साइड पे वॉल्यूम कम है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़। अब मेरा सवाल ये है कि हम प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं, यानी ये वाली कंडीशन हम कैंसिल करते हैं, ये डिक्रीज़ प्रेशर है। जब इस साइड पे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो इस साइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। फिर यहाँ पर ये जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो इधर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़, और वॉल्यूम क्या हो जा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हमने ओल्ड कंडीशन को कैंसिल करके न्यू कंडीशन लगाई, हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ हुआ और रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम कम हो गया। तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आपस में उल्टा रिलेशनशिप रखते हैं। अब अगर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर बहुत ही आसान है और आसान लैंग्वेज में मैंने आपको दिया, MCQs के साथ मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया, ये समझ में आ गया। तो एक टॉपिक है बुक में 2-2.5 पेजेस का, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लीचेटियर प्रिंसिपल।
ये टॉपिक पूरा आप रीड करें, इसमें कोई एक लाइन भी आपको नहीं मिलेगी जो बिल्कुल न्यू होगी, जो मैंने आपको नहीं समझाई। सारी चीज़ें इस टॉपिक की क्लियर हैं। इस टॉपिक में आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं। कौन से? एक तो ये है अमोनिया का बनना, एक है सल्फर ट्राईऑक्साइड का बनना। ये इंडस्ट्री में 2 रिएक्शंस होते हैं। इंडस्ट्री में इन 2 रिएक्शंस में ली चैटलियर प्रिंसिपल कैसे अप्लाई किया जाता है? ये हाइबर प्रोसेस है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप दोनों एग्जांपल्स में पढ़ेंगे कि भाई इसके लिए जब हम कंसंट्रेशन N2 और H2 की बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट आगे बढ़ेगी। प्रेशर का इफेक्ट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया अभी। टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में जब हम कम रखेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ज़्यादा रखेंगे तो बैकवर्ड जाएगा। ये सेम एज इट इज लिखा हुआ है। इसी में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, जब इस साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। नाम लिखे हुए SO2 की और O2 की। और एक्सोथर्मिक के इसमें भी लिखा हुआ है, जब टेम्परेचर कम रखा जाएगा तो रिएक्शन आगे जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी। और प्रेशर का भी यही लिखा हुआ है कि प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी। ये आप खुद रीड करेगा। ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। इस चैप्टर में बाकी हमारे 2 टॉपिक रहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट लेक्चर हमारा होगा चैप्टर 6 का, उसमें हम दोनों डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 6 में आखिरी 2 टॉपिक्स रह गए हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझने के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर 6.3 है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने के लिए पहले हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी की माना है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, माना maximum grams dissolved in decimeter cube at particular temperature. Yeah, solubility is the ability of soluble substance, ability of solute. It is the maximum solute, maximum amount of solute that is dissolved in 100 gram solvent at given temperature. Let's suppose we have 100 gram solvent, okay, and temperature is constant. Now we are going to add some amount of solute in this. X solute हमारे पास मौजूद है, उसके हमने 5 ग्राम इसमें डिज़ोल्व किए, डिज़ोल्व हो गए ईज़िली। फिर हमने 5 ग्राम और डिज़ोल्व किए, थोड़ा सा मुश्किल से हमने डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व हो गए। अब हमें शक है शायद ज़्यादा डिज़ोल्व ना हो, हम 2 ग्राम डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब हम 1 ग्राम और डिज़ोल्व करते हैं, बड़ी मुश्किल से इसी टेम्परेचर पे, यानी बहुत ज़्यादा हम स्टायर करते रहते हैं, डिज़ोल्व हो जाता है। इसके बाद 1 ग्राम हमने और डिज़ोल्व किया जो डिज़ोल्व नहीं हो पाया। तो यानी 100 ml या 100 ग्राम सॉल्वेंट में ये एक्स सॉल्यूट मैक्सिमम कितना डिज़ोल्व हुआ, ये एक्स सॉल्यूट कितनी एबिलिटी रखता है 100 ग्राम वाटर में या 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने की, वो हम चेक करेंगे। 5, 10, 12, 13 ग्राम। सो व्हाट इज 13 ग्राम? इट इज़ द solubility of X at given temperature. So maximum amount of solute dissolved in 100 gram solvent at a particular temperature is called solubility. सपोज करें ऐसा सॉल्यूट हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, इसको हमने डिज़ोल्व किया, सारा डिज़ोल्व नहीं हुआ, कुछ अमाउंट डिज़ोल्व हुआ। जो डिज़ोल्व हुआ वो आयोनाइज हो गया, उससे हमें क्या मिले? सिल्वर पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन। यानी अगर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के ये 5 पार्टिकल्स मौजूद हैं, जब हमने इसको वाटर के साथ मिलाया तो हमारे पास वाटर में 5 में से
2 पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, 3 पार्टिकल डिज़ोल्व हो गए। जो 3 पार्टिकल डिज़ोल्व होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। अब ये जो डिसोसिएटेड आइंस हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये हमारे पास रिएक्टेंट है। तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पे, तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब देखिए जब AgCl को अपने पानी में डिसॉल्व किया तो कुछ सिल्वर पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आइंस मिले, कुछ अनडिसॉल्व मिले। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोडक्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की। वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की हमें प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट आइंस की है जो डिसॉल्व्ड हैं इक्विलिब्रियम पे। इस प्रोडक्ट को हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिसॉल्व्ड आयंस, यानी कौन से आयन? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उसकी जो प्रोडक्ट है उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो एब्रीविएशन है वो KSP है, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो ये कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हमारे पास जो है वो इसकी एब्रीविएशन है। कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो किसके बराबर होती है? वो जो डिसॉल्व्ड आयंस होते हैं, यानी उसको हम जाहिर करेंगे। तो यानी कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एब्रीविएशन है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर हम मालूम करना चाहें किसी सॉल्यूट की, किसी सॉल्ट की, तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए। सो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन? फॉर एग्जाम्पल हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन AgCl के बारे में लिखना चाहेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिसॉल्व्ड आयंस, प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएटेड आयंस। तो कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl बराबर होगी सिल्वर पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन। कितने कितने मोल्स होंगे? अगर इक्वेशंस पे आपको ग्रिप है तो ये एक्सप्रेशन आप इजीली बना सकते हैं। तो जैसे हम AgCl इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो इससे हमें सिल्वर पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन। और सिल्वर की वैलेंसी क्या है? अभी कुछ भी शो नहीं, वैलेंसी को अपोजिट क्रॉस की जाता है। अगर यहाँ पे सिल्वर के नीचे 3 होता तो यानी क्लोरीन की हम 3 वैलेंसी समझते। अगर क्लोरीन के नीचे 2 होता तो हम सिल्वर की 2 वैलेंसी समझते। अगर क्लोरीन पे वैलेंसी -1 है, हमें याद है, तो सिल्वर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ बना, उसकी वैलेंसी भी 1 है, तो +1 -1 दिया हुआ है। और एक एटम है इस सॉल्ट में सिल्वर का, तो एक पॉजिटिव आयन बनाएगा। क्लोरीन का भी एक एटम है तो एक नेगेटिव आयन बनेगा। ये हमारे पास डिसॉल्व्ड आयन है। तो KSP ऑफ AgCl विल बी इक्वल टू सिल्वर पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन 1 मोल एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन 1 मोल। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं KSP ऑफ लीड आयोडाइड, इसकी एक्सप्रेशन निकालें, तो इसकी एक्सप्रेशन क्या निकलेगी? ये बराबर होगा लीड पॉजिटिव आयन और आयोडीन, I2 नहीं लिखेंगे, मॉलिक्यूल हो जाएगा, अब ये आयन हो जाएगा, नेगेटिव आयन। क्या ये एक्सप्रेशन सही है? ये एक्सप्रेशन सही नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है। वो कैसे मालूम होगा? जब हम इक्वेशन पे हमारी ग्रिप होगी। अगर ग्रिप नहीं है तो हम इक्वेशन लिखते हैं इसको तोड़ के। लीड आयोडाइड को जब तोड़ा जाएगा, जब डिसॉल्व किया जाएगा, तो इससे आपको मिलेगा लीड का आयन और आयोडीन का आयन। ये होगा पॉजिटिव आयन, ये होगा नेगेटिव आयन। अब लीड पे जो वैलेंसी है उसकी वैलेंसी I के नीचे लिखी हुई है 2, इन लीड पे वैलेंसी है +2, तो हमें इधर +2 लिखना था। ठीक है, अब सही हो गया। अभी भी कुछ चीज़ मिसिंग है। कौन सी मिसिंग है? आयोडीन पे जो वैलेंसी है वो लीड के नीचे कुछ भी नहीं है, माना आयोडीन की वैलेंसी -1 है, ये मैंने सही लिखा है। लेकिन इधर लीड का एक एटम है तो आयन का भी एक एटम 1 मोल बनेगा। I के 2 एटम है तो आयन कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो I के ऊपर हम पावर दे देंगे 2 मोल और ये है 1 मोल। तो ये हो गई सही एक्सप्रेशन लीड आयोडाइड की। सेम वे से अगर एल्यूमिनियम सल्फेट की आपसे KSP एक्सप्रेशन पूछी जाए तो उसकी एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? उसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे हम KSP Al2SO4 3 will be equal to aluminum ions and SO4 ions। ठीक है, लेकिन जब इक्वेशन लिखेंगे तब मालूम होगा एल्यूमिनियम पे जो वैलेंसी है वो 3 है तो हम +3 चार्ज लिखेंगे, और SO4 रेडिकल पे जो वैलेंसी वो Al के नीचे लिखी हुई है 2।
अब इसमें एल्यूमिनियम के 2 एटम है तो आयन भी 2 बनेंगे, SO4 के 3 है तो आयन भी 3 बनेंगे। तो इस तरीके से ये KSP एक्सप्रेशन एल्यूमिनियम सल्फेट की होगी। अगर ये एक्सप्रेशन आएगी तो हम इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये KSP की ख़ास एप्लीकेशंस, ख़ास फ़ायदे क्या हैं, क्यों हम पढ़ते हैं? सिर्फ ये चेक करने के लिए कि फ़लाँ साल्ट जब हम पानी में डाल रहे हैं तो वो सैचुरेट सॉल्यूशन बनाएगा या सुपर सैचुरेट या अनसैचुरेट, यानी इस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन बनेगी या नहीं बनेगी। सॉल्यूशन के 3 किस्म होते हैं। अगर सॉल्यूशन में पूरा अपना सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा, थोड़ी गुंजाइश होगी, तो उसको पढ़ेंगे अनसैचुरेट सॉल्यूशन, वो पतली सॉल्यूशन होती है। अगर कंप्लीटली सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, अब गुंजाइश 1 ग्राम की भी नहीं होगी, तो उसको पढ़ेंगे हम सैचुरेट सॉल्यूशन। वो ज़्यादा गाढ़ापन उसमें होगा, उसमें प्रेसिपिटेशन बना, दाने दाने जैसे होती हैं, दान दान, वो बनेगी। अगर एक्सेस में सॉल्यूट हमने डिज़ोल्व किया है वो तो होगा ही नहीं, वो फिर गर्म करके ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो वो सॉल्यूशन बनेगी सुपर सैचुरेट। तो तजर्बा करने से पहले पेपर वर्क पे कैलकुलेट किया जाता है कि फ़लाँ सॉल्यूशन कैसी बनेगी, फ़लाँ सॉल्यूशन में ये प्रेसिपिटेशन, ये दाने दाने क्रिस्टल बनेंगे या नहीं बनेंगे। उसके लिए हमारे पास 3 केसेस है। आपने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब आपके पास KSP की वैल्यू होगी और एक आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। अगर KSP की वैल्यू लार्ज है तो बना सॉल्यूशन अनसैचुरेट बनेगी, उधर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगी। अगर KSP की वैल्यू आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर है तो सॉल्यूशन कौन सी बनेगी, सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन, जो क्रिस्टल होते हैं डिज़ोल्व अनडिज़ोल्व, वो हमारे पास होंगे। अगर KSP की वैल्यू लेस है आयोनिक प्रोडक्ट से तो सॉल्यूशन जो बनेगी वो सुपर सैचुरेटेड बनेगी, आयनिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और प्रेसिपिटेशन भी बहुत लार्ज अमाउंट में बनेगी। ये होगी इसकी एप्लीकेशन। इसका एक प्रॉब्लम भी मैं आपको समझाता हूँ जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है इस लेक्चर के बाद में। तो अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है आखिरी, कॉमन आयन इफेक्ट। आप इस वर्ड को समझें, इसको तोड़ें, ये पूरा आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। कॉमन आयन इन 2 साल्ट्स, कॉमन आयन इफेक्ट माना इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन। अगर हमने AgCl को पानी में डिज़ोल्व किया, उसके बाद हमने NaCl को पानी में डिज़ोल्व किया, पहले हमने AgCl को, उसके बाद NaCl को, तो अब देखें एक आयन है जो कॉमन है दोनों में, क्लोरीन नेगेटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो ये कॉमन आयन का एक इफेक्ट होता है। वो कौन सा इफेक्ट है? वो इफेक्ट ये होगा, कॉमन आयन पहले साल्ट की सॉल्युबिलिटी को कम करेगा, यानी इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इन 2 साल्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इन बोथ साल्ट्स सप्रेसेस या डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्स्ट डिजॉल्व सॉल्ट। लेट सपोज हमने कोई X सॉल्ट डिजॉल्व किया, उसके 10 ग्राम डिजॉल्व हो गए, उसके बाद Y डिजॉल्व किया, उसके 15 ग्राम डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इस पे अफेक्ट होगा। इसके 10 में से कुछ 4 ग्राम डिजॉल्व होंगे और 5-6 ग्राम वापस बाहर निकल आएंगे। तो कॉमन साल्ट की वजह से पहले, कॉमन आयन की वजह से पहले साल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, उसमें डिजॉल्व पार्टिकल जो 10 थे अब 4 बच गए, 6 बाहर निकल आए। तो कॉमन आयन का इफेक्ट क्या होगा? कॉमन आयन सप्रेस करता है, डिक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्स्ट डिजॉल्व साल्ट को, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप जो सेकंड साल्ट डाल रहे हैं उसी सॉल्यूशन में, उस सेकंड साल्ट में एक आयनिक कॉमन होना चाहिए, और प्लस में ख़ास शर्त ये है कि वो सेकंड सॉल्ट विल बी एडेड हैविंग मोर सॉल्युबिलिटी देन फर्स्ट। सेकंड साल्ट की सॉल्युबिलिटी पहले से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी पहला साल्ट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो सेकंड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, और कॉमन आयन के साथ फिर पहले साल्ट की सॉल्युबिलिटी को कम करेगा। ये इफेक्ट की ख़ास एप्लीकेशन क्या है? इसको हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव साल्ट एनालिसिस में, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल टॉपिक है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं पे बहुत सारी जगहों पे हमें सॉल्युबिलिटी को वापस हासिल करना होता है, डिज़ोल्व चीज़ को अनडिज़ोल्व बनाना होता है, तो वहाँ पे इस टॉपिक की, इस एप्लीकेशन की यूज़ की जाती है। अब एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है आपके लिए, ये टॉपिक, इसको कॉन्सेप्ट यहाँ पर मौजूद है, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए सपोज़ करें आपको सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन मिलती है 0.98 10 5 मोल DM³ और क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी ही मिलती है। बताइए KSP क्या होगी? ऑप्शन सी हैं 1 2 3 4। तो पहले तो KSP एक्सप्रेशन आपको आए,
एक्सप्रेशन ये है KHPAgCl इज इक्वल Ag पॉजिटिव 1 मोल, क्लोरीन नेगेटिव 1 मोल, ये 1 मोल है तो बड़ा आसान है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है 0.98 है, इसकी भी 0.98 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.98 को 0.98 के साथ इन दोनों को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा 0.96। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपने पढ़ा है कि बेस कांस्टेंट रहेगा, पावर्स ऐड होंगे, तो 10 कांस्टेंट रहेगा, पावर एक -5 दूसरा -5 ये ऐड होंगे, मोल का पावर 1 मोल का पावर 1 ये ऐड होंगे, dm -3 ये -3 ये ऐड होंगे, तो आपको आंसर क्या मिला 0.96 × 10 पावर -10 मोल स्क्वायर dm पावर -6। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहें तो एक पावर और बढ़ जाएगा, ये वैल्यू बनेगी 9.6 × 10 पावर -11 मोल स्क्वायर dm3 6। और अगर ऐसे MCQs आपको मिलते हैं फिर तो आप वेरी शॉर्ट धुक्का लगा सकते हैं कि यही आंसर सही है। कैसे भाई, कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है, मोल और मोल मल्टीप्लाई होंगे तो क्या 1 मोल बनेगा, dm³ और dm³ पावर ऐड करेंगे तो क्या dm³ रहेगा, तो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन भी गलत। मोल और मोल मल्टीप्लाई होंगे तो मोल स्क्वायर बनेगा ना, और -3 से +3 में कैसे गलत। इसमें देखें मोल स्क्वायर सही लिखा हुआ है, dm -3 -6 सही लिखा हुआ है, तो 98 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेशन नहीं करते फिर भी हम ये आंसर सही दे सकते हैं। नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, फिर तो आंखें बंद करके हम इसको टिक करेंगे, हम क्यों सॉल्यूशन पे जाएं। अगर इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं फिर तो वेरी इजीली आप बता सकते हैं। तो बेटा ये 7 चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स थे जो अभी हमने कवर किए फर्स्ट ईयर, बाकी आखिरी चैप्टर रहता है इंशाल्लाह, वो उसको भी हम 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आखिरी चैप्टर होगा 7 चैप्टर फर्स्ट ईयर का, 8 हमने पहले कर लिया है, लास्ट जो है वो 7.1 होगा, उसमें हम सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।